India holds the glory. Long shot. What a splendid win. India lifts the World Cup after 28 years. Cricket Talks with Sameep Rajguru. क्या रोहित और विराट को लेकर कंफ्यूजन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद खत्म हो चुका है? अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को अब उठाने होंगे गंभीर कदम। विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप तो जीत गई, लेकिन असली चैलेंज शुरू होता है अब। भारतीय क्रिकेट फैंस खेल को सपोर्ट करते हैं या उस खेल को सपोर्ट करते हैं जिसमें सिर्फ पैसा ही पैसा है? नमस्कार, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आपका स्वागत है। मेरे पिछले पॉडकास्ट यानी कि क्रिकेट टॉक से लेकर अब तक एक काफी लंबा फासला रहा और इस फासले के दौरान बहुत सारी क्रिकेट खेली जा चुकी है और इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम ने कई ऐतिहासिक कामयाबियां हासिल की हैं, कई सपने हमारे पूरे हुए हैं और कई दिग्गज हैं जिनके करियर पर तलवार लटकी हुई थी, सवाल उठ रहे थे, उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब भी दे दिए। तो इस पॉडकास्ट में आज हम दो बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपना करियर बचा लिया है? क्या वो दोनों अब 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे और 2027 वर्ल्ड कप में एक अहम भूमिका निभाने के लिए वो तैयार हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली? क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि मेरे पिछले पॉडकास्ट से लेकर अब तक भारतीय क्रिकेट ने बहुत क्रिकेट खेली है। और दूसरा मुद्दा जिस इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि भारतीय क्रिकेट की क्या अब तस्वीर बदल गई है? क्या हम अब जहां पर हमारे मेंस क्रिकेटर हैं उसी लेवल पर अब हम क्या अपने विमेन क्रिकेटर्स को भी देखेंगे? क्योंकि सपना तो उन्होंने पूरा कर दिया हम सबका, आपका, मेरा, खुद खिलाड़ियों का। दुनिया में कहीं ना कहीं इंतजार जो कर रहे थे कि क्या भारतीय टीम कभी महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी, क्या ये सिर्फ कागजों पर ही शेर दिखती है या सिर्फ फाइनल तक पहुंचने का मादा रखती है। वो एक कदम जो होता है हमेशा वो लेने से चूक जाती है, वो कदम लेने का इनमें दमखम नहीं है। उन सबको उन्होंने गलत साबित कर दिया और हर किसी का सपना जो है पूरा कर दिया विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जीतकर। तो इस वर्ल्ड कप के जीतने से क्या अब हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप ने सब कुछ महिला क्रिकेट के लिए बदल कर रख दिया? क्या अब महिला क्रिकेटर्स और पुरुष क्रिकेटर्स बिल्कुल बराबर हो गए? क्या उनका और फीमेल क्रिकेटर्स का और मेल क्रिकेटर्स का फैन बेस जो है बराबर हो गया है? क्या पैसे बराबर दे देने से फैन बेस भी बराबर हो जाता है? क्या फैन बेस बढ़ाने का तरीका इन्वेस्टमेंट है? क्या आप एक खेल को तभी हिंदुस्तान में फॉलो करते हैं जब उस खेल में पैसा कमाने का जरिया दिखता है आपको? क्यों ऐसा है क्या? तो इस पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सडनली हम कह रहे हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट जो है बिल्कुल हिंदुस्तान में एक उस लेवल पर पहुंच गई है जहां पर मेंस क्रिकेट है। कैसे? क्या ये पैसे की ताकत है या ये क्रिकेट की ताकत है? ये क्रिकेट का जुनून है, लोगों का क्रिकेट के लिए प्यार है। अगर क्रिकेट के लिए इतना प्यार है तो अब तक महिला क्रिकेट को उस मुकाम पर क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि फैंस क्या कमाता है भाई? फैंस तो पैसे नहीं कमाता है। हमें मैच देखने के तो कुछ पैसे नहीं मिलते। हाँ, एस्पायरिंग क्रिकेटर्स और जो होते हैं वो खेलने लगते हैं कि हमें रिच होना है, हमें फेमस होना है, हमें स्टार बनना है, हम हर किसी के ड्राइंग रूम और बेडरूम के टॉकिंग पॉइंट बनना चाहते हैं। क्यों नहीं? सेंचुरी लगाएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, इंडिया के लिए मैचेस जीतेंगे तो हमारी हर कोई बात करेगा। एक एस्पायरिंग, एक अपकमिंग क्रिकेटर के लिए यह सपना हो सकता है कि मैं फिएट नहीं, मैं फरारी चलाऊंगा। मैं जो है क्रिकेटर होकर वो सपने खुद के पूरे कर सकता हूं। मटेरियलिस्टिक कार और घर, गाड़ी, बंगला का वो सपना मैं पूरा कर सकता हूं जो मेरे फादर मेरे लिए कभी या मदर जो है कभी भी मेरे उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते थे। या मैं किसी जगह जॉब करके, है ना, किसी सरकारी जगह पे जॉब करके या प्राइवेट सेक्टर में स्पोर्ट्स कोटे में जॉब कर मैं उस सपने को पूरा नहीं कर सकती थी। वो सपना मैं पूरा कर सकती हूँ क्रिकेट खेलकर और चैंपियन बनकर। वो बातें एक एस्पायरिंग क्रिकेटर, एक अपकमिंग क्रिकेटर पर तो लागू होती है लेकिन फैंस पर तो लागू नहीं होती। हम क्रिकेटर देखकर हम तो फेमस नहीं होते हैं। तो फिर महिला क्रिकेट अब तक पुरुष क्रिकेट से इतना पीछे क्यों थी?
आज 1947 में आज़ादी हुई, 1972-73 से महिला क्रिकेट जो है वो टीम खेल रही है, 1978 में पहला वर्ल्ड कप खेला है, लगातार हम बायलैटरल सीरीजेस खेल रहे हैं, लगातार हम 2 वर्ल्ड कप में इससे पहले फाइनल पहुंच चुके हैं, 2005, 2017, अब 2025 में पहुंचकर अब जीते हैं। तो भाई क्या इस हिंदुस्तान का जो डीएनए है वो पैसे से चलता है, वो रिवॉर्ड से ही चलता है क्या? यहां पे क्या स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है क्या? आज हम बैडमिंटन में अगर हम कहें कि भाई इस बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीतने से आपको 90 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो पूरा हिंदुस्तान उसका फैन हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान उसे खेलने लगेगा। आज हम टेनिस में बोलते हैं आप टेनिस के विंबलडन फाइनल अगर जीत जाते हैं तो आपको हम 100 करोड़ रुपए देंगे, और तो क्या पूरा देश जो है टेनिस देखने लगेगा, पूरे अपकमिंग खिलाड़ी जो है, लड़कियां जो है वो टेनिस खेलने लगेंगी। तो क्या पैसा ही हमारे देश का मोटिवेशन है? स्पोर्टिंग कल्चर है भी या नहीं है? सडनली क्रिकेट अब जो है पुरुषों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पैसों के लिहाज से मैं मान सकता हूं, लेकिन फैंस के दिलों में क्यों नहीं अब तक इतनी बड़ी जगह बनी जितना कि हमारे मेंस क्रिकेट के लिए है ना? मुद्दा सोच कर देखो बॉस, जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन कि अब तक फैंस में जब विमेंस क्रिकेट के मैचेस हो रहे होते हैं हमको पता तक नहीं होता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले सीरीज खेली थी हमने, क्या हुआ था उस सीरीज में? बताओ, ओडीआई था या T20 था? ऑस्ट्रेलिया में था या इंडिया में थी वो सीरीज? गूगल कर लोगे, अभी देख लोगे, सब पता चलेगा। और अगर नहीं पता था तो अब पता चल गया होगा, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप के जब मैचेस देखने शुरू किए तो उस दौरान कई बार ये कमेंट्री के दौरान या न्यूज़पेपर्स में या वेबसाइट्स में जब आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले आप प्रीव्यूज देख रहे होंगे, तो आपको पता चला होगा कि हाल में हमने ऑस्ट्रेलिया को कब कब कहां हराया है, कब कब मैचेस खेले, तब आपको पता चला होगा। ये एक बहुत बड़ा ना सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान के डीएनए में ये क्या गड़बड़ है दोस्त। हमारा देश क्या वाकई में स्पोर्टिंग नेशन नहीं है? क्या हमारा देश पैसा नेशन है? पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना, गाना आया था ना ये। मतलब हर चीज पैसे से ही क्या इस देश में ड्राइव होता है? यहां पे फैंस भी क्या उसी गेम को देखता है जहां पर प्लेयर को बहुत बड़ा प्राइज मनी मिलेगा, तब फैन भी जो है एक्साइटेड होता है उस गेम को देखने के लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। इस पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन अब मैं जो है स्विच करके लेके जा रहा हूं अपने पॉडकास्ट में क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ, वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे मैचेस खेले गए और 3 वनडे मैचेस में कहीं ना कहीं तलवार पूरी तरीके से लटकी हुई थी हमारे पूर्व ओडीआई कप्तान और चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन प्लेयर एंड कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा, और ओडीआई के वाकई में भगवान ही हैं विराट कोहली पर। इन दोनों पर तलवार लटकी हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर 6 महीने के बाद ये किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में टीम इंडिया में इनकी जगह है या नहीं। क्योंकि मैंने कहा है कि मैं ये आज जो बातचीत आप लोगों से कर रहा हूं एक 20-25 दिन के अंतराल के बाद मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले विमेंस वर्ल्ड कप को देखा और रोहित और विराट को पहले क्रिकेट खेल लेने दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये बातचीत करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास एक क्लैरिटी होगी, हम साफ तरीके से देख सकते हैं, कहते हैं ना बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिना किसी घालमेल के हम बात कर सकते हैं। इफ एंड बट्स, ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता, उसके बिना हम साफ बिल्कुल स्ट्रेट बात कर सकते हैं। और ये बात है यहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा की। क्या 3 मैचेस के बाद उन्होंने अपने करियर को बचा लिया है? तो हर कोई कह रहा है कि रोहित शर्मा ने तो बचा लिया, लेकिन विराट पर अभी भी सवाल है, क्योंकि आखिरी मैच में ही आकर उनके रन बने, लेकिन रोहित शर्मा ने तो जबरदस्त रन बनाए, मैन ऑफ द सीरीज भी बने और आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने। तो रोहित शर्मा ने तो अपना कहीं ना कहीं करियर बचा लिया है। तो ये जो बचा लेने वाली बात है, ये क्या सही है इन सुपरस्टार्स के लिए? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि इन पर हमें श्योरिटी होनी चाहिए, ये बचाने की बात नहीं होनी चाहिए। 6 महीने के बाद इन्होंने क्रिकेट खेली। रोहित शर्मा ने पहले मैच में हमने देखा और दूसरे मैच में भी हमने देखा कि रिदम जो थी उनकी ऑफ थी, रिदम में तो नहीं दिखे। दूसरे मैच में भी रन बनाए और तीसरे मैच में भी रन बनाए। विराट कोहली की बात करें, पहले 2 मैचेस में रिदम तो देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो 0 पे चलते बने, रन खाता ही नहीं खोल पाए। तीसरे मैच में आके रिदम उनका खास नहीं दिखा, रन उनके भी आए, अर्धशतकीय पारी आई उनकी आई, लेकिन अगर बात करें ओवरऑल 3 मैचेस में रिदम देखने का टाइम भी नहीं मिला। बैटिंग फॉर्म देखने की अगर बात करें, रन्स आए, लेकिन एक बैटिंग फॉर्म लॉन्ग टर्म में अगर देखने की बात करें,
वो देखने का भी कोई टाइम नहीं मिला। 5 मैचेस की सीरीज होती तो जज करने का ज़्यादा टाइम मिल सकता था। और अब मैच आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, और अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग लाइनअप की अगर आप बात करें तो बॉलिंग लाइनअप में अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो पैट कमिंस के अलावा मिचेल स्टार्क भी वहाँ पे थे और जॉश हेजलवुड भी थे। तो ओवरऑल बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ज़बरदस्त थी, और उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने भले ही लास्ट मैच में रन बनाया, मैं पर्सनली कन्विंस्ड हूँ कि क्रिकेट तो इन दोनों के पास बहुत बची हुई है। एज क्या उनके पास बची हुई है क्रिकेट खेलने की, ये एक सवाल है। यस, विराट कोहली के पास एज बची हुई है, वो अब 37 साल के होने जा रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि 38-39 तक अगर उनकी आंखें, अगर उनकी आई साइट उनकी अगर नॉर्मल रहे, ठीक रहे, जबकि वो चश्मा वो पहनते हैं, लेंसेज भी वो लगाते हैं, अगर वो ठीक रही तो उनको 39 तक खेलते हुए अगर मैं देखूंगा तो मुझे कोई जो है ना आश्चर्य नहीं होगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि उनकी फिटनेस बड़ी ज़बरदस्त है। तो 39 तक तो मैं देख रहा हूँ खेलते हुए। रोहित शर्मा पर अगर मैं आऊँ तो रोहित शर्मा ने फिटनेस बहुत अच्छी की है। 7-8 किलो वजन भी कम किया ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले, पतले और फिट नजर आ रहे हैं। पतला होने का मतलब फिट होना नहीं होता है, लेकिन रोहित शर्मा ने पतले होने के साथ साथ फिट भी वो हुए हैं। बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर्स या इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन मोटे होने के बाद पतले हुए हैं लेकिन फिट नहीं हुए हैं, वो कमज़ोर हो गए या उनकी ताकत, एक्सप्लोसिव पावर कम हो जाती है। तो रोहित शर्मा पतले ही नहीं हुए, फिट भी हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा बाय द टाइम 2027 वर्ल्ड कप आएगा वो 40 प्लस के हो चुके होंगे। तो क्या तब तक उनकी क्रिकेट, उनकी ये फिटनेस बची रहेगी? क्या वो इसको बरकरार रख पाएंगे इस ऑस्ट्रेलिया वाले फॉर्म को? ये बड़ा एक चिंता का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद नो डाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने करियर को बचा लिया है। लेकिन मैंने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में ये कहा था, इस बातचीत के, विराट और रोहित की बातचीत की शुरुआत से पहले मैंने ये कहा था, ये बचा लेने वाला जो शब्द है ये इन दोनों के सामने से हट जाना चाहिए। अब या तो ये हैं या तो ये नहीं है, और मेरे को लगता है कि ये फिलहाल चाहते हैं कि ये रहें, ये बचाए नहीं। तो क्यों नहीं बीसीसीआई अपने सोच को ये बदले और ये कहे कि ये दोनों हैं, क्योंकि हर किसी को लग रहा है ये दोनों हैं, बचे नहीं, ये दोनों हैं, ये दोनों कहीं गए नहीं हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली आर वेरी मच देयर, दे आर वेरी मच देयर, वो कहीं नहीं गए। हम कह रहे हैं ना कि कम बैक लग रहा है, कम बैक नहीं, दे आर वेरी मच देयर, वो तो है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात वनडे नहीं हुई तो उन्होंने T20 टेस्ट मैच से संन्यास ले रखा है, तो वनडे में वो आ गए, तो वो लोग थे और आके उनका बल्ला जो था वो गरजा। विराट कोहली पहले 2 मैचेस में नहीं, लेकिन तीसरे मैच में उनका बैट ठीक ठाक गरजा है और अच्छी बैटिंग उन्होंने की है। तो कहने का मतलब है ये बच गए। विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने से बीसीसीआई के सिलेक्टर्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका आ रही है। नवंबर 14 तारीख से आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। 2 टेस्ट मैचेस और 5 ओडीआई खेलेंगे, और आप अच्छी तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली को देख सकते हैं बल्लेबाजी करते हुए। जज ना करें अब आप तय कर लीजिए कि इन दोनों को हम वर्ल्ड कप लेकर जा रहे हैं, क्योंकि रनों के लिहाज से रोहित शर्मा ने ठीक ठाक रन बनाए, औसत उनका ठीक रहा है पिछले 1 साल में। विराट कोहली का औसत मिला जुला सा रहा है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ आपको ये क्लैरिटी होनी पड़ेगी कि ये दोनों हैं। इन दोनों को हर सीरीज से आप इवैल्यूएट और जज नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो आप बहुत अपना नुकसान करेंगे। क्या होगा अगर ये दोनों वर्ल्ड कप से ठीक पहले जाके आउट ऑफ फॉर्म दिखते हैं और आप कहते हैं कि ये दोनों नहीं है, हम एक नए खिलाड़ी को लेकर जाना चाहते हैं, तब आप क्या विराट और रोहित का रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। अजीत अगरकर को, गौतम गंभीर को ये मान लेना चाहिए, ये दोनों कह रहे हैं कि हम हैं। हालांकि साफ अजीत अगरकर ने कहा है इन दोनों ने 2027 वर्ल्ड कप तक कमिट नहीं किया है। लेकिन अभी एक बात यहां पर ये समझनी होगी कि रोहित शर्मा है या नहीं पे आप नहीं खेल सकते। रोहित शर्मा, विराट कोहली कह रहे हैं कि हम हैं तो वो हैं। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचेस देखेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस देखेंगे, उसके बाद जो अगली सीरीज होगी उसमें 5 मैचेस में देखेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर 2027 वर्ल्ड कप तक अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो इनके इर्द गिर्द आपको टीम बनानी होगी, और इनसे कमिटमेंट अगर आप नहीं ले पाए तो आप उनको कमिट कर दीजिए कि आप दोनों हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बोल दीजिए आप दोनों हैं, हम आप दोनों को देख रहे हैं 2027। आप 40 प्लस हो गए हैं, आप 38-39 के हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2027 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ओडीआई का। हम टीम नहीं बना सकते, या आप दोनों संन्यास लो जिससे कि हम यंगस्टर्स को ग्रूम कर सकें। आप दोनों जब तक बोल रहे हैं कि हम हैं तो ना हम आपको हटा सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का रुतबा, आप दोनों का वजन इतना ज्यादा है कि आप दोनों को
हटा नहीं सकते। तो आप अगर कह रहे हैं कि आप हैं, तो हम आपको कह रहे हैं कि आप अब हैं। ये क्लैरिटी चाहिए। आप समझ रहे हो मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं भारतीय क्रिकेट के मद्देनजर, भारतीय क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में। आप अगर ये है भी नहीं भी के चक्कर में आप नहीं जा सकते वर्ल्ड कप तक। वर्ल्ड कप से पहले मालूम चला रोहित शर्मा की फिटनेस खराब हो रही है, बैट नहीं चल रहा है, आप कह रहे हैं आप रोहित शर्मा की जगह किसी और ओपनर को लाओ। पूरे जो अब तक हमें 17 ओडीआई खेलने, 17 में से वो 17 नहीं खेले, अब आप सीधा वर्ल्ड कप खिला दोगे किसी यशस्वी जायसवाल को, या किसी उस समय जो अच्छा खेल रहा होगा ऋतुराज गायकवाड़, जो भी प्लेयर होगा XYZ। तो क्या आप उस समय बोलेंगे सीधा वर्ल्ड कप खेलिए? ये पूरा जो था रोहित शर्मा अब वर्ल्ड कप खेलने लायक नहीं रहे। नहीं, ये अजीत अगरकर, और क्योंकि ये 2027 तक अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो अजीत अगरकर चीफ सिलेक्टर और गौतम गंभीर जो है टीम के हेड कोच रहेंगे। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स तब तक हैं, उसके बाद आगे डिसाइड किया जाएगा। तो ये दोनों उन दोनों से बोलें, ये दोनों अगरकर और गौतम गंभीर, इन दोनों से, रोहित और विराट से बोलें कि आप दोनों हैं, हम आपके साथ वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, तैयारी कर लो। 6 एब्स बनाना है 6 एब्स बना लो, 8 पैक्स बनाने 8 पैक्स बना लो, एक सिंगल फैमिली पैक बनाना है फैमिली पैक बना लो रोहित शर्मा, लेकिन रन्स चाहिए और टीम में हो तुम। ये मैं हूं मैं नहीं हूं से ना रोहित शर्मा डिसाइड कर सकते हैं और ना विराट कोहली, क्योंकि ये कंफ्यूजन उन दोनों को भी हो रहा है कि सिलेक्टर्स भी तलवार लेके खड़े हुए, हमें हमारे दुश्मन बने हुए हैं। जिस देश के लिए हमने इतना कुछ किया, आज वो देश हमें इंतजार कर रहा है अपनी हमारी टीम से लात मार के बाहर निकालने के लिए। ये थॉट प्रोसेस, ये जो फियर है टीम से ड्रॉप होने का, ये इन दोनों के माइंड में लगातार चल रहा है। ये नहीं चल सकता, इससे इनका परफॉर्मेंस नहीं आएगा, इनकी फिटनेस नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, उनके डोपामाइन रिलीज नहीं होगा। डोपामाइन जो होता है ना, जो एक्सरसाइज करने से रिलीज होता है, इनके क्रिकेट खेलने से रिलीज होता है, उनका डोपामाइन जो है हाई रहना चाहिए। वो हाई रखने का काम है अजीत अगरकर का और गौतम गंभीर का, क्योंकि इन दोनों को भी ये एश्योरिटी दो कि 2027 वर्ल्ड कप हम आपके बिना नहीं जा रहे हैं, तभी इन दोनों से आप परफॉर्मेंस ले पाओगे। अभी इन्होंने अंडर प्रेशर जाके परफॉर्म किया है वहां पर, और उनको अगर बोलोगे आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर बताने की बात है, उन दोनों ने कमिट नहीं किया है, लेकिन वो दोनों ये भी नहीं कह रहे कि हम दोनों नहीं हैं। ये नहीं चल सकता, हम हैं भी, हम नहीं भी नहीं चल सकता। और सीरीज द सीरीज हम ये दो सुपरस्टार, जो एक ओपन करता है, एक 3 नंबर पर खेलता है, हम वहां पर जुआ नहीं खेल सकते बॉस। भारतीय क्रिकेट के साथ गैम्बल नहीं कर सकते कि आखिरी मोमेंट में जाके जो है ये दोनों ना रहे और वर्ल्ड कप में हमको 2 नए खिलाड़ियों के साथ उतरना पड़ेगा। ये जुआ आप नहीं खेल सकते। ये क्लैरिटी गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को, रोहित शर्मा और विराट कोहली को देनी होगी, और पब्लिक डोमेन में आकर दें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि हमने रोहित और विराट के बारे में क्या फैसला किया है। आप पर्दे के पीछे छिप कर गेम नहीं खेल सकते हो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, जब बात रोहित शर्मा और विराट कोहली की आती है। ये दोनों कमिट नहीं कर रहे, आप बोलिए ये दोनों कमिट नहीं कर रहे, हम इन दोनों को टीम से ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि हम श्योर नहीं है ये दोनों वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। ये क्लैरिटी आपको गौतम गंभीर को और अजीत अगरकर को लेनी होगी, और फैंस से टकराना होगा, टकराव होगा फैंस और टीम मैनेजमेंट के बीच में, होने दीजिए। लेकिन आप इस तरीके के कंफ्यूजन के साथ नहीं जा सकते। या तो ये दोनों से आप कमिट कराएं, या आप कमिटमेंट दें कि ये दोनों हैं, और आप दोनों को मैच जिताने में अहम भूमिका अदा करनी पड़ेगी। आपके परफॉर्मेंस को हम जज नहीं करेंगे, आप जो भी 0 मार रहे हैं या 100 मार रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू इट। आप दोनों वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ये नहीं कह रहे हो कि हम दोनों अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं। रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं तो हर मैच आप वर्ल्ड कप का एक काउंटडाउन की तरह है, वर्ल्ड कप की एक तैयारी की तरह है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी यह समझना होगा कि जिस देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट जिताए हैं, उनके भी अभी कुछ सपने हैं। रोहित शर्मा के एज कैप्टन ऑफ 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, उनका भी एक अधूरा सपना है। विराट कोहली एज प्लेयर जीत चुके हैं, एज प्लेयर वो दोबारा जीत सकते हैं 2027 में। उन दोनों को ये समझना होगा कि आज अगर सिलेक्टर्स तलवार लेकर खड़े हुए हैं, है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी सीरीज के बाद हमको लात पड़ सकती है, हमें बेइज्जती हो सकती है हमारी, तो ये आप खुद ऐसा माहौल बना रहे हैं। ये माहौल ना बनाओ, आप खुद कमिट करो और उसके बाद सिलेक्टर्स को फैसला लेने दो कि क्या वो चाहते हैं आपको 2027 वर्ल्ड कप में खिलाना, क्योंकि ये फैसला सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को लेना है। आपका फैसला नहीं है कि आप टीम में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन आपको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि आप दोनों का इतना ज़बरदस्त रुतबा है, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है पास्ट में, कि आप दोनों का एक ऐसी जगह है जिसको कोई हिला नहीं सकता है। तो ये माहौल आप भी ना क्रिएट करें, क्योंकि ये जो इनसिक्योरिटी आपको हो रही है, ये भी आप डिजर्व नहीं करते हो। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी ये दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम भी ये
है नहीं है, है नहीं है, वो कमिट करें। कमिट ना करना ये बता रहा है कि शायद उनको भी अपने आप पर भरोसा नहीं है, तभी वो कमिट नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये मान के चलूंगा, आप क्यों नहीं कमिट कर रहे हैं? अजीत अगरकर ने तो साफ कहा है कि आपने कमिट नहीं किया 27 वर्ल्ड कप के लिए। तो कमिट ना करने का मतलब है आपको फियर है ना कि आप मेरे पास परफॉर्मेंस और फिटनेस रहेगी या नहीं रहेगी। आप अपने आप को चैलेंज दें, बड़े बड़े चैलेंजेस आपने पार किए हैं। तो ये क्लैरिटी ये दो सुपरस्टार्स को भी आनी चाहिए और टीम मैनेजमेंट को भी आनी चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपना करियर जो है वो और लंबा कर लिया है ओडीआई क्रिकेट में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ये कहना सही होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बच गए गुरु। तो रोहित और विराट तो बच गए, लेकिन एक बार फिर मुड़ के हम वहां चलते हैं जो बचे नहीं हैं, जो हिट है, सुपर हिट। जी हां, वर्ल्ड चैंपियन विमेंस क्रिकेट टीम जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। इस पॉडकास्ट के शुरुआत में हमने बातचीत शुरू की थी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन से, और उसके बाद हमने स्विच किया था रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर में। लेकिन आखिर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महिला क्रिकेट अब क्या सुपर हिट हो गई है? क्या पहले वो सुपर फ्लॉप थी और वर्ल्ड कप जीतते ही उसका पूरा जो है नज़ारा और पूरा जो चेहरा, जो उसकी फैन फॉलोइंग है वो एकदम बदल चुकी है? देखिए, अगर हम बात करें 2025 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप जीत का जो जलवा है वो तो वाकई में लाजवाब है, और उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें हम इसको मना नहीं कर सकते हैं। इसका असर पड़ता है जब आप चैंपियन बनते हो। आप पूरे एक जनरेशन को अभी जो जितने बच्चे बैट उठा रहे हैं या जो खेल रहे हैं एकेडमी में, जो छोटे छोटे बच्चे, मतलब 7 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा जो होश में आ चुका है, मैचेस देखा होगा और देख रहा होगा, उसने देखा होगा कि वाह इतना ज़बरदस्त खेले, मैं भी चैंपियन प्लेयर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। लड़के लड़कियाँ सब मोटिवेट हुए होंगे हरमनप्रीत एंड कंपनी को देखकर, इसमें कोई शक नहीं है। एक पूरा जनरेशन जो है जोश में आ गया होगा, और जो इस समय खेल रहे हैं, जो 14, 15, 16 साल के जो इंडिया खेलने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, सब जोश में आ गए होंगे कि हाँ हम भी स्टार बन सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह की तरह हम भी सुपरस्टार बन सकते हैं, है ना। कपिल देव और गावस्कर नहीं कहूँगा, वो तो हमारा जनरेशन इंस्पायर हुआ था। आज भी कपिल देव गावस्कर में मैं अटका हुआ हूँ क्योंकि मैं वही बनना चाहता था। लेकिन अब का जो जनरेशन जो देख रहा है, जो छोटे बच्चे हैं, वो हर कोई हरमनप्रीत, तो कोई जमीमा, तो कोई दीप्ति, है ना। तो उस तरीके से शेफाली वर्मा, सुपरस्टार रेणुका, तो ये जनरेशन को तो मोटिवेट किया है बॉस। गेम, इसमें कोई शक नहीं है कि फलेगा फूलेगा, बड़ा होगा, पैसे आएंगे, एंडोर्समेंट्स आएंगे। लेकिन मैंने शुरुआत में बात की थी कि क्या हमारे डीएनए को, हमारे जोश को, हमारे फैन फॉलोइंग को, क्या ये हिंदुस्तान में एक पैसा बीमारी सा बन चुका है कि जिस गेम में पैसा होगा, जिस चीज में पैसा होगा, उसी के पीछे हम दौड़ेंगे। स्पोर्ट्स में भी फैंस भी क्या ऐसे हो गए, एज फैंस क्या हम भी ऐसे हो गए, जहां पर पैसा दिखेगा उसी गेम को हम सपोर्ट करेंगे। भाई बच्चे स्टार बनने के चक्कर में क्रिकेटर बनना चाहते हैं या टेनिस प्लेयर बनना चाहते हैं, वो ठीक है, वो उनका माइंडसेट है, उनका थॉट प्रोसेस है, वो जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। लेकिन एज ए फैन क्या हम भी ऐसे हैं कि जब तक उस स्पोर्ट में पैसा नहीं आएगा हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको हम फैन फॉलोइंग हमारी नहीं होगी उस तरीके से? ये बात मैंने कही थी। लेकिन अगर आप देखो कि महिला क्रिकेट की बात अब ये हो रही है कि ये एकदम जो है 1983 में जो कपिल देव की टीम ने किया, और उसके बाद जो मेंस क्रिकेट में बदलाव आया और मेंस क्रिकेट ने फिर जो ऊंचाइयां छुई वो कभी अब देखी नहीं गई, वो ऊंचाइयां अब महिला क्रिकेट भी छुएंगी। लेकिन अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं अगर महिला क्रिकेट की हम बात करें, तो आप अगर मेंस क्रिकेट से देखें तो महिला क्रिकेट को वर्ल्ड कप में तो जरूर फॉलो किया गया, लेकिन मेंस क्रिकेट की अगर बात करें तो वर्ल्ड कप में भले ही जो भी परफॉर्मेंस आपका रहा हो, पैसे भले ही क्रिकेटर्स को नहीं मिलते थे, लेकिन क्रिकेट एक बेहद मतलब 1932 में भारत की टेस्ट टीम बनी। हमेशा से भारतीय मेंस क्रिकेट बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय रहा हमारे इंडियन फैंस के बीच में। पैसे या नो पैसे, हमेशा से बहुत लोकप्रिय रहा भारतीय मेंस क्रिकेट। तो यहां पर एक चीज तो काउंटर होती है जो मैंने कहा कि क्या भारत के डीएनए में पैसा है, पैसा ही पुश करता है, फैंस जो हैं जिस गेम में पैसा होता है उसे ही सपोर्ट करते हैं। तो वहां पर इस थ्योरी को मैंने कम से कम थोड़ा काउंटर किया, क्योंकि शायद क्रिकेट को हम तब से सपोर्ट कर रहे हैं जब क्रिकेट में बिल्कुल पैसा नहीं होता था। विमेंस क्रिकेट
को उस तरीके से नहीं फॉलो किया गया है जिस तरीके से मेंस क्रिकेट को किया जाता रहा है हिंदुस्तान में। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन मेंस क्रिकेट की अगर बात करें तो मेंस क्रिकेट को प्रमोट ब्रिटिश राज से किया गया। तब विमेंस क्रिकेट को ब्रिटिश राज ने जो था वो प्रमोट नहीं किया था, ऐसी कोई टीम नहीं बनाई गई थी। लाला अमरनाथ के ज़माने से क्रिकेट राजा महाराजाओं ने क्रिकेट खेला मेंस क्रिकेट में, और पूरा का पूरा शहर जो था वो इन्वॉल्व हो जाता था। अगर आप देखो कि गुजरात में जब आपस में जो प्रिंसली स्टेट्स के मैच होते थे वो किसी इंटरनेशनल मैचेस से कम नहीं होते थे। दोनों प्रिंसली स्टेट्स के जो फैंस होते थे, जो प्रजा होती थी एक तरह से राजाओं की, वो आके अपनी टीम को सपोर्ट करती थी। फिर वो प्रिंस जो थे टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो उस तरीके से क्रिकेट में मेंस में हमेशा से एक पुश था और प्रमोशन मिला। फिर मेंस की अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे फुटबॉल की या हॉकी की, हॉकी मतलब घर घर में हॉकी खेला जाता था एक ज़माने में। नॉर्थ ऑफ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट में हॉकी बहुत पॉपुलर हुआ करता था। यहाँ तक कि आपको याद होगा, आप सोचते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में हॉकी नहीं खेली जाती, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से तो एक बहुत तगड़ा स्ट्राइकर आया, उसके बाद कम आए। थोएबा सिंह मणिपुर से स्ट्राइकर आए जो कि बहुत जाने माने स्ट्राइकर हुआ करते थे हॉकी। तो मेंस स्पोर्ट और स्पेशली ये जो आउटडोर स्पोर्ट थे, जैसे मेजर स्पोर्ट्स थे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, हमेशा से बहुत ज़्यादा फॉलोइंग रही है। धीरे धीरे विमेन इसमें आना शुरू हुई है 70s से, तो इसलिए इसको प्रमोट करने में, इसको या ऊपर आने में टाइम लगा है। लेकिन अगर हम बात करें विमेन हॉकी की, विमेन हॉकी ने तो मतलब बहुत पॉपुलैरिटी, बहुत लोकप्रियता कमाई है और बहुत ज़्यादा उसकी भी फॉलोइंग है। जितनी विमेंस हॉकी की अगर आप लोकप्रियता देखेंगे तो मुझे लगता है वो विमेंस क्रिकेट के बराबर या उससे ज़्यादा हुआ करती थी एक टाइम पे। थोड़ा सा पिछले 2-3 साल में थोड़ा सा फिर कम हुआ है। लेकिन अगर आप देखो टोक्यो ओलंपिक में जो प्रदर्शन हमारी टीम ने किया, रानी रामपाल की बात करें, घर घर में जानते हैं सब कौन है, तो प्रीतम सिवाच की बात करें तो सुपरस्टार फीमेल हॉकी प्लेयर्स भी हुई हैं हमारे यहाँ पर। तो सविता पुनिया की बात करें तो पॉपुलर हुआ है हॉकी। देखिए जिस तरीके से हॉकी ने प्रमोट किया, हॉकी पॉपुलर हुआ है। हाँ, ये है कि रिच नहीं हुआ है। लेकिन क्रिकेट पिछले कुछ सालों से, खासकर जब से जयशाह सेक्रेटरी बने और सौरव गांगुली बोर्ड प्रेसिडेंट बने, इन दोनों के जो विजन थे वो बहुत ज़बरदस्त थे विमेंस क्रिकेट के लिए। लगातार विमेंस क्रिकेट अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन एक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही थी जहां पर वर्ल्ड कप जीते या बड़ी टीम्स को हराकर ऐसा कुछ कारनामा कर पाए जिससे कि गेम मतलब हर किसी का दिल जीतने वाली जो बात होती है ना, वो नहीं हो पा रही थी। वो बहुत ज़रूरी होता है। 1983 ने जो किया वो 2025 विमेंस वर्ल्ड कप ने एक चीज़ कॉमन की है। आप इंडियन मेंस क्रिकेट को उस समय बहुत फॉलो करते थे, लेकिन आप उसका लोहा नहीं मानते थे। आप मानते थे कि हाँ खेलते हैं, ठीक है, लेकिन आप फुटबॉल और हॉकी को उस समय आप बहुत बड़ा मानते थे। क्यों? क्योंकि आप बड़े बड़े योद्धाओं को हराते थे। फुटबॉल में आप एशियन चैंपियन बनते थे, बड़े बड़े माडे का कप होते थे, वहाँ पे ज़बरदस्त प्रदर्शन होता था, आपके क्लब्स बहुत मजबूत थे, आप चैंपियन बनते थे। तो वहाँ पर एक अलग फैन फॉलोइंग होती थी, एक जुनून अलग लेवल का होता था। तो 1983 वर्ल्ड कप, कपिल्स डेविल्स जब 1983 वर्ल्ड कप जीता तो लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया, एक टीम को एक चैंपियन टीम की तरह, है ना। और उसके बाद क्रिकेटर्स को सर पर बिठाना शुरू किया कि ये यार दुनिया में जाके अपना परचम लहरा सकते हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट टीम को हरा सकते हैं, वेस्ट इंडीज को हरा सकते हैं। बिल्कुल उसके बाद जो क्रिकेट में कहते हैं ना पैसा आएगा और आएगा, वो चैंपियन बनने के बाद होता है। तो ये बदलाव इंतजार कर रहा था महिला क्रिकेट में। ये बदलाव आया 1983 से। लोग इक्वेट कर रहे हैं जीत के लिहाज से, ये लिहाज से, सारी बातें ठीक है, लेकिन जीत के लिहाज से कैसे? मेंस क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर था। गावस्कर ऑलरेडी 1971 में आ चुके थे, मोहिंदर अमरनाथ, तमाम, टाइगर पटौदी, अब्बास अली बेग, नाम लीजिए, एक से बड़ा अजीत वाडेकर, मतलब कमी नहीं है प्लेयर की। कपिल देव 1978 डेब्यू था, तो सब तो आ चुके थे, लेकिन उतना बड़ा वो नहीं हुआ था क्योंकि आप वर्ल्ड कप नहीं जीते थे। उसी तरीके से महिला का क्रिकेट भी पिछले कुछ समय से देखेंगे फॉलोअरशिप बहुत हो रही है। हर प्लेयर का नाम हिंदुस्तान का हर फैन जान रहा है कि हरमनप्रीत कौन है, स्मृति मंदना के पास तो आज एंडोर्समेंट का लेवल देखिए, चाहे वो बैंकिंग एप्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो। हरमनप्रीत के पास एड्स देखिए, जमीमा के पास एड्स देखिए, हरलीन देओल के एड्स वो देखिए, उनके पास आज की तारीख में एड्स ही एड्स हैं, क्योंकि ये सब स्टार बन चुके थे। लेकिन अभी इनका जो होता है ना अपना लोहा मनवाना, एक चैंपियन, एक इज्जत कमाना, एक रेस्पेक्ट एज चैंपियन, वो अब तक हम हासिल नहीं कर पाए थे। और ये 1983 से मिलता जुलता है कि अब आप इस टीम को मानने लगे। आपने इस टीम को कहा
सल्यूट, सलाम है आपको, जिस तरीके से आपने वर्ल्ड कप जीता है। तो ये बदलाव 1983 वाला जो आया है वो 2025 में आया, जब आप विमेंस क्रिकेट को रेस्पेक्ट देंगे और विमेंस क्रिकेट को अब आप उस नजरों से देखेंगे कि हाँ, ये हमारी टीम चैंपियन टीम है और ये किसी को भी हरा सकती है। बेचारा करके नहीं देखेंगे, अरे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेचारे क्या जीतेंगे, ठोक दिया ऑस्ट्रेलिया को। मतलब एक ऐसी टीम ऑस्ट्रेलिया की कि 15 के 15 खिलाड़ी उस ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसे थे कि आप किसी को भी खिला दो वो चैंपियन बन जाए किसी भी दिन। उस टीम को आपने ऐसा हराया, 339 रन, 341 रन बनाए, 339 जीत के लिए चाहिए थे। क्या आपने गेम खेला और इतनी बड़ी टीम को हराया, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे 1983 में हमने वेस्ट इंडीज को हराया था फाइनल में। 2011 में एक अलग चैलेंज था, वो चैलेंज अब इस टीम के सामने आएगा। अब इस टीम के सामने चैलेंज आएगा, उस चैलेंज के बारे में बात करूंगा। बहुत बड़ा चैलेंज है जो 2011 में हम पर था, वो चैलेंज। तो वो 1983 में सडनली प्लेयर्स बड़े हुए, इसी तरीके से अब ये प्लेयर्स भी बड़े हुए। अब ये प्लेयर्स क्रिकेट को बड़ा कर देंगे। 90 करोड़ बीसीसीआई ने दिया, 30 करोड़ इनको आईसीसी के जीतने पे मिले, करोड़पति ये प्लेयर्स हो चुके हैं, अलग अलग एंडोर्समेंट्स मिलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अब विमेंस प्रीमियर लीग भी जो है वो बड़ी हो जाएगी, पर्स जो है अब और बड़ा हो जाएगा, प्लेयर्स को और पैसे मिलेंगे। सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, फॉरेन प्लेयर्स को बहुत जो है उनके भी मैच फीस और कॉन्ट्रैक्ट मनी जो है वो बढ़ जाएगा। और एक चीज़ और है, अब तक जो है खेल के मैदान से जो ब्रांड्स हैं, है ना, जो ब्रांड्स एड्स अपने ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए उनके पास सिर्फ मेन क्रिकेटर ही हुआ करते थे। अब उनको एक और ब्रांड मिल गया है, वो है विमेंस क्रिकेट। हरमनप्रीत, स्मृति, जमेमा, हरलीन, शेफाली वर्मा, है ना, रेणुका सिंह ठाकुर। तो अब इनको और ब्रांड्स मिल गए। और दूसरी बात एक ये है कि विमेंस स्पोर्ट की अगर बात करें, मैं बात कर रहा था कि सौरव गांगुली और जय शाह ने जब संभाला बीसीसीआई को 2018 में, तो उनका वो एक विजन था कि विमेंस क्रिकेट को जो है बिल्कुल मेंस के लेवल पे और उससे भी आगे लेकर जाना है। ये विजन अब आप देखिए हर तरफ मीडिया में इनकी तारीफ हो रही है। उस समय के पूर्व सेक्रेटरी बीसीसीआई के, हर तरफ आप उनकी फोटो देख सकते हैं। बहुत कॉलम्स आप जय शाह के बारे में पढ़ सकते हैं कि उन्होंने विमेंस क्रिकेट के लिए क्या किया। वाकई में वो विजन सौरव गांगुली ने देखा, उसके बाद क्योंकि वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, उसके बाद वो चले गए, लेकिन जय शाह वहाँ पर रहे और उन्होंने ये सारे विजन को आगे बढ़ाया, इसलिए उनका नाम ज़्यादा आ रहा है। लेकिन सौरव गांगुली भी उसमें शामिल है, क्योंकि सौरव गांगुली से उस दौरान मेरी बात होती थी, तो सौरव गांगुली यही कहते थे कि यार ये समीप विमेंस प्रीमियर लीग शुरू करना है और सैलरी जो है विमेंस की और मेंस की बराबर करनी है। तो ये चीज़ें जो थी, ये कहीं ना कहीं विमेंस क्रिकेट के लिए बहुत एक ना वो था, सेटबैक था कि हमें सैलरी भी कम मिलती है, हमें पैसे कम मिलते हैं। और यहाँ तक तो मिताली राज ने कहा ना, उनके टाइम पे आज से 7, 8, 10 साल पहले उनको पर मैच 1000 रुपये मिला करते थे, मैच फीस 1000 रुपये मैच फीस शुरुआत में उनके। तो मिताली राज अगर कह रही है 1000 रुपये मिल रहा है, तो आप किस तरीके से क्रिकेट कर रहे हो? सिर्फ जुनून है इसलिए। और रेलवेज में और दूसरे सरकारी दफ्तरों में आपको छोटी छोटी नौकरियां मिल रही थी विमेंस क्रिकेटर को। तो ये सारी चीज़ें थी कि वो अपना बस काम चला ले रही थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप जीतने के बाद, क्योंकि आप स्टार बन गए, और जय शाह को और सौरव गांगुली को, और उसके बाद जय शाह, क्योंकि उन्होंने जाके इस चीज़ को, इस विजन को कंप्लीट किया, उनकी तारीफ यहाँ पर करनी होगी कि उन्होंने उस विजन को ख़त्म नहीं होने दिया बीच में। सबसे पहले सैलरी पैरिटी की, बराबर की सैलरी की, बराबर के कॉन्ट्रैक्ट मनी किए, बराबर की मैच फीस की। उसके बाद WPL लॉन्च किया, बड़ा मुश्किल था। आपको मैं बता दूं कि ब्रॉडकास्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं था, चाहे वो जियो स्टार की बात कर लो, आज जियो स्टार हो गया, स्टार स्पोर्ट्स हो या सोनी हो, कोई ब्रॉडकास्ट के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। ज़्यादा क्या, पैसे देने के लिए तैयार नहीं था कि विमेंस क्रिकेटर को कौन देखता है। आज 3 सीजन हो चुके हैं, अब होड़ लगी हुई है कि विमेंस WPL को जो है ना, विमेंस प्रीमियर लीग को ब्रॉडकास्ट करने के पैसे अब बढ़ेंगे, क्योंकि अब स्टार्स आ गए हैं, व्यूअरशिप आ गई है, क्योंकि आप 2025 का वर्ल्ड कप जीतने का एक इम्पैक्ट अलग देखने को मिलेगा। तो ये अब देखो, WV रमन का आप इंटरव्यू पढ़ सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया में। उन्होंने कहा है कि भैया ये बराबर मैच फीस और सैलरी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, ये तो इन लड़कियों का हक है, इस पर बात क्यों हो रही है, ये तो बराबर कब से होनी चाहिए थी। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अच्छी बात है कि हुई। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इन लड़कियों ने, इन फीमेल क्रिकेटर्स ने आपको रिजल्ट दिया भी। उन्होंने रिजल्ट देकर दिखाया कि हाँ, हम में दमखम है, आप हमको बैक करोगे, आप हमको सपोर्ट करोगे, तो हम आपको रिजल्ट्स भी ला कर देंगे। और कितने कम समय में, 2018 से 2025 आपको रिजल्ट लाकर आपके सामने रख दिया। कमाल का प्रदर्शन किया, आपको एक नहीं 5-5, 6-6 स्टार्स मिल गए एक मैच से। आपने
आपने सिर्फ पुराने विमेंस क्रिकेटर ने कहा ना हमारा सपना पूरा हो गया, हम 47 साल से इंतजार कर रहे थे। एक सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा नहीं हुआ, आपने 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में मार कर बाहर किया है टूर्नामेंट से। ये एक और सपना पूरा किया, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी इस टूर्नामेंट में हराया और फाइनल भी जीता। तो ये जो था मतलब डबल गिफ्ट था ना, तोहफा जो था, एक नहीं 2 तोहफे दिए थे इस महिला क्रिकेट टीम ने। तो ये अब WPL में आप इसका असर देखेंगे, ब्रॉडकास्ट मनी में इसका असर देखेंगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स में इसका असर देखेंगे, भारतीय क्रिकेट में आपको अलग अलग स्टार्स दिखेंगे और जो एक जनरेशन मैंने शुरुआत में कहा मोटिवेट किए और टैलेंट आपको दिखाई देगा। अब तक क्या था इस देश में, मैं आपको बताऊं कि जो हिंदुस्तान का मिडिल क्लास था ना, उनकी डॉटर्स जो थी, उनकी लड़कियां जो थी, वो क्रिकेट नहीं खेल रही थी, उनको लग रहा था ये करियर ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब आप देखोगे कि सिर्फ गरीब घर से लड़कियां नहीं आएंगी, अब आप देखोगे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की। भाई देखो, रिच तो कहीं पे भी नहीं खेलता, रिच तो खिलवाता है ना, रिच की बात छोड़ दो। अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जिस स्पोर्ट को खेलता है ना, उसमें आप चैंपियन बन जाते हो। क्यों बन जाते हो? क्योंकि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के पास इतना पैसा होता है कि अपने बच्चे को 3 टाइम का अच्छा खाना, अच्छा रहना, पढ़ना वो दे सकता है। तो हमेशा मिडिल क्लास जैसे ही किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करता है ना, उस स्पोर्ट की तस्वीर बदल जाती है। इंडिया का पूरा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास क्रिकेट खेलता है, इसलिए आप इतने टैलेंट आप यहाँ पर देखते हो। और गरीब जो आता है, गरीब को आप सिर्फ गरीब तबके से आएगा तो गरीब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गरीब के ड्रॉप आउट्स होते हैं, क्योंकि खाने की जंग उनकी चल रही होती है, सर्वाइवल की जंग गरीब फैमिलीज़ में चल रही होती है। तो गरीब बच्चे जब स्टार्ट करते हैं, अगर वो 17-18 तक वो, अगर वो 18 साल तक वो अगर टैलेंट पहचान में नहीं आया और वो इंडिया नहीं खेल पाया या बड़े लेवल पे नहीं आया, तो वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसे अपनी फैमिली संभालनी है, उसे रोज़ जाके मजदूरी करनी है या कुछ काम करना है, छोटी सी नौकरी लेनी है और अपनी फैमिली को खाना जो है वो बंदोबस्त कराना है। क्रिकेट खेलता रहेगा या हॉकी फुटबॉल खेलता रहेगा तो उसकी फैमिली भूखी मर जाएगी, तो उस बच्चे को काम करना पड़ता है। इसलिए गरीबों में ड्रॉप आउट्स बहुत होता है, मिडिल क्लास में ये नहीं होता है। मिडिल क्लास में ड्रॉप आउट्स नहीं होते, वो बच्चे को बैक करते हैं, खेलते रहो, बाद में देख लेंगे, नौकरी चाकरी, हमने पैसा भी जमा कर रखा, अपना बिजनेस कर लेना। ये इतना बैकअप होता है मिडिल क्लास के लोगों के पास। तो इसलिए मिडिल क्लास के जब फैमिलीज के बच्चे आते हैं, वो बहुत बड़ा एक टैलेंट पूल जो होता है यहाँ पर तैयार होता है। और तीसरी बात और आखिरी बात इस पॉडकास्ट की मैं कहूँगा, इस वर्ल्ड कप जीतने का इम्पैक्ट जो हरमन आपने और आपकी टीम ने छोड़ा है कि आपने भारतीय महिला क्रिकेट में जो अच्छा करेगा उसे नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रेलवेज में, सर्विसेज में, इंडियन एयरलाइंस में, एयर इंडिया में और ONGC में नौकरी ढूंढने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट मनी, आपका WPL कॉन्ट्रैक्ट, आपका इंडिया खेलना, आपके एंडोर्समेंट्स अगर आप अच्छे प्लेयर हो, काफ़ी होंगे आपको एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए और आपके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। करोड़ों रुपए आप कमाओगे एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी खेल को एक लेवल पर लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर आप कहो कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं और लगातार आप एक मजबूत टीम है, तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को नौकरी ढूंढने की, तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। अब इन भारतीय क्रिकेटर्स को रेलवे में जाके छोटी छोटी नौकरियों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, छोटे छोटे अफसरों के सामने जाके छुट्टी की गुहार नहीं लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ेगी, सर मुझे टूर्नामेंट खेलना है, मुझे छुट्टी दे दो, सर मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे लेट से आने की इजाज़त दे दो, सर मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे जल्दी जाने की इजाज़त दे दो, है ना। ये सब जो बेकार की चीज़ें हैं, इन सब से छुटकारा जो भी एक अच्छे लेवल पर आएगा, क्रिकेट उसके लिए करियर की तरह उसको बैक करेगा। पेंशन्स होंगे, मेडिकल स्कीम्स होंगी, किसी चीज़ की एक प्रोफेशनल प्लेयर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये है इस विमेंस क्रिकेट टीम का, इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन विमेंस स्पोर्ट्स के लिए। और आखिर में मैं आपको बताता हूं अब इस टीम पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आने वाला है। इस टीम पर अब आने वाला है वो चैलेंज जो 2011 में माही एंड कंपनी को था। वो ये था कि जब भी मैदान में उतरते हैं तो फेवरेट बनकर उतरते हैं। और अब तक आपने क्या किया? सबको गलत साबित किया। हरमनप्रीत ने कहा कि आप सबने कहा था मेरे बस की नहीं है, मैंने करके दिखा दिया। जमीमा ने कहा कि आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने डाउट्स किए, सवाल उठाए, मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए रन बनाकर। आपने कहा कि इंडियन वुमेन्स टीम जीत नहीं सकती, ये तो किचन में काम करने लायक है, तो ये लो मुंह पे तमाचा, वर्ल्ड कप जीत कर दिखाया, सबको गलत साबित किया। लेकिन अब
इस वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब भी आप मैदान में कदम रखेंगी, आपको गलत नहीं साबित करना है, आपको सबको सही साबित करना है, क्योंकि आप सबसे बड़े दावेदार होंगे और आप से सब उम्मीद करेंगे कि आप जब मैदान में जा रहे हैं, आप रन बनाएंगे, आप विकेट लेंगे और आप जीत कर वापस लौटेंगे। ये उम्मीदें होंगी हर फैन से। तो आपको अब गलत नहीं, हर किसी को सही साबित करना है। जो आपने बिल्कुल सही किया मैदान में और वर्ल्ड कप जीता है, उसी अंदाज में अब आपको आगे भी क्रिकेट खेलना। तो आई होप दोस्तों, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु के इस एपिसोड में आपको मजा आया होगा, क्योंकि बातचीत करते हुए मैं भी बड़ा एंजॉय कर रहा था आप लोगों के साथ। तो अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के करियर पर, वर्ल्ड कप के उनके विजन पर, वर्ल्ड कप के हमारे सिलेक्टर्स के विजन पर और विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के इंपैक्ट पर, भारतीय विमेंस स्पोर्ट और ओवरऑल स्पोर्ट्स सिनेरियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।